गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। ये जो आज का वीडियो है ये हमारा थर्ड वीडियो है और पोएम है हमारी प्रेयर। तो आज हम इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे, यानी कि ये किस बारे में, इसका जो सार है वो क्या है, जिस्ट क्या है इस पोएम का। और उसके साथ ही हम करेंगे आज की कौन से पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस पोएम्स में से आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सार, या जिसको हम जिस्ट या सेंट्रल आइडिया बोलते हैं, उससे। ठीक है, तो दिस पोएम इज अड्रेस टू गॉड। द पोएट मेक्स सर्टेन विशेस टू द अलमाइटी। हाँ, ही प्रेज टू गॉड टू लीड हिम द पाथ ऑफ ट्रुथ। ही वॉन्ट्स गॉड टू ब्लेस हिम विद द नेक्टर ऑफ knowledge. He wants to remain free from idleness and weakness. The poet is firm believer of God. He wants God to keep him under his protection always. The poet is not bothered what people will say about him or do to him, ठीक है, but he wants God to be always with him and he can't bear the separation from the God. तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये जो पोएम है ये एक भगवान को लिखी हुई एक भगवान जी को ही संबोधित की गई है, जिसको हम कहते हैं कि उन्हीं के बारे में या उन्हीं से विशेस मांगने के लिए लिखी गई है। तो इस पोएम के माध्यम से या थ्रू द मीडियम ऑफ दिस पोएम, जो हमारा पोइट है वो चाहता है कि वो कुछ अपनी इच्छाएं जो हैं वो गॉड को बताएं कि वो उनसे क्या चाहते हैं। ठीक है, वे ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें सच्चाई के रास्ते पर ले जाए। वो चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें ज्ञान प्राप्त दे उन्हें, ताकि उनको ये वरदान दे ज्ञान का कि वो आलस को छोड़ दें और इस कमज़ोरी जो स्लॉथ है, लेजीनेस है, इससे दूर रहे। ठीक है, और पोइट कहते हैं यहाँ पे ईश्वर को कि पोइट को उनके ऊपर पूरा विश्वास है, फर्म फेथ है उनके ऊपर। इसलिए क्या करते हैं, वो चाहता है कि वो उन्हीं की छत्र छाया में रहे, उनके अंडर रहे, उनकी गाइडेंस में रहे, जैसा वो उसे सिखाए वैसा ही करे, ताकि वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता रहे और बुरी चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट जो है उसको वो ये भी कह रहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या वो उसके साथ चलेंगे या उसके साथ नहीं चलेंगे, यानी उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे या नहीं करेंगे, इन चीज़ों से उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, वो चाहता है, सिर्फ यही चाहता है कि गॉड जो है, जो भगवान हैं, जिनको हम सब मानते हैं, प्रेयर करते हैं जिनके आगे रोज़, तो वो जो है वो हमेशा उसके साथ रहे। ठीक है, वो ये चाहता है कि वो कभी भी भगवान से अलग जो है वो ना हो, हमेशा भगवान जो है उसको क्या करें, अपने छत्र छाया में, अपनी केयर में रखें, प्रोटेक्शन में रखें, ताकि उसको किसी से कभी भी कोई हार्म ना हो और वो कभी भी बुरे रास्ते की तरफ ना जाए। ठीक है, तो ये है इस चीज़ का, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में अब हम बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैक्सिमम जितनी भी पोएम्स हैं उनमें से यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक, अगर पोएम में यूज़ हो रहे हैं तो पोइटिक डिवाइस होते क्या हैं। तो सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे सपोज़ हमारा घर है, तो हम उसे सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे घर में पूजा रूम है तो उसको सुंदर बनाने के लिए फूल लगाएंगे, भगवान जी के वस्त्र बनाएंगे, बहुत कुछ ऐसी काम करते हैं जिससे हमें चीज़ अच्छी लगे। तो ऐसे ही जो पोइट है या कोई राइटर है या कोई भी एक आर्टिस्ट है, वो कुछ चीज़ों का यूज़ करता है, कुछ टूल्स यूज़ करता है, जिससे कि उसका वर्क ऑफ आर्ट जो है, यानी जो उसने चीज़ें बनाई हैं या बनाना चाहता है, वो चीज़ें व्यक्त कर सके, उसके भाव को बता सके। तो यानी अगर हम इसको इंग्लिश में मैं आपको बोलूँ तो ये हो जाएगा कि दीज आर द वेरियस टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन राइटिंग्स। इट कैन बी अ पोइट्री, इट कैन बी अ नॉवल, इट कैन बी अ स्टोरी, कुछ भी हो सकता है, एनी जॉनर, जिसमें क्या है कि जो राइटर है या पोइट है वो क्या करना चाहता है, वो अपने जो उसके व्यूज़ हैं, उसकी जो परसेप्शन है टुवर्ड्स द थिंग, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं या पोइटिक टेक्निक्स हैं, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा निखार देती हैं, यानी उसका वर्क ऑफ आर्ट जो है वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, अपीलिंग हो जाता है, जिससे कि वो अपील करता है पढ़ने वालों को भी और उसको
पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो पोइटिक डिवाइसेस आर अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोइट्री। अ पोएम इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ पोइटिक डिवाइसेस, ठीक है। पोइटिक डिवाइसेस से ही पोएम जो है वो बनती है, क्योंकि पोएम में एक स्ट्रक्चर होता है, एक लिखने का तरीका होता है, ग्रामर का काम होता है, रिदम होता है, जिसमें हम राइम्स की बात करते हैं कि कौन सी लाइन किसके साथ राइम कर रही है या नहीं कर रही है, कहाँ पे मीटर क्या है। अब आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको इस पर इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल टर्म है। उसमें कैसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, वो क्या अपील करता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस में आती है, ठीक है। तो ये एक तरह के ज़रूरी औजार होते हैं, किसके लिए, पोइट्स के लिए या राइटर्स के लिए। जैसे अगर आपको कोई कॉबलर है तो उसके असेंशियल टूल्स होंगे जिससे वो अपने जूते बना सकता है। अगर कोई पॉटर है तो उसके पास एसेंशियल टूल्स होने चाहिए, व्हील होना चाहिए, रोटेटिंग उसके पास कुछ और मटेरियल्स होने चाहिए, कुछ कार्विंग के लिए टूल्स होने चाहिए ताकि वो अपने पॉट्स पे डिज़ाइंस बना सके, कलर्स होने चाहिए उसको कलरफुल करने के लिए। तो इसी तरीके से जो राइटर्स हैं या पोइट्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का, कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कुछ तरीक़ों का यूज़ करते हैं जिसको हम लिटरेरी डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस हैं, एक या दो नहीं है, 45 55 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 65 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, मिलजुल के क्या करते हैं, हमारे उसको पोइट्री को या किसी भी आर्ट को जो है वो अच्छा बना देते हैं, चाहे वो एक पोइट्री है या चाहे वो स्टोरी है या चाहे नॉवल लिखी है, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये चीज़ें क्या बताती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं ये बताती हैं कि पोइट क्या कहना चाहता है, किस तरीके से कहना चाहता है, वो अपनी बात को किस तरह व्यक्त करता है, दूसरा का इंटरेस्ट उस पोइट्री में या उस कहानी में कैसे डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पोइट्री डिवाइसेस के या हम लिटरेरी डिवाइसेस के थ्रू वो करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट में ये है कि लिटरेरी डिवाइसेस वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। अब यहाँ पे टूल्स कोई औजार नहीं है, वो उसका लिखने का तरीका है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी पोइट्री को इंटरेस्टिंग बना सकता है, मोर क्रिएटिव बना सकता है, अपीलिंग बना सकता है, या अपनी परसेप्शन बता सकता है कि वो उसने क्यों लिखी है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए पोइट्स जो है या राइटर्स जो है इस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अबारी में जो पोएम है प्रेयर, इसमें जो महजूर जी हैं इन्होंने कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो आम तकरीबन हर ही पोइट्री में यूज़ हुए होते हैं, जैसे कि हमारा पर्सोनिफिकेशन है, हमारी एलिट्रेशन है, फिर उसके बाद इमेजरी है। इमेजरी भी दो तरह की हो सकती है, जिसमें विजुअल है या ऑडियो है, यानी देखने में या सुनने में, या फिर इसमें हमारा मेटाफर्स आते हैं, सिमलीज आती हैं, और उसके बाद हमारे ओनोमेटोपियो है, फिर बहुत सारे हैं, कंसीट्स हैं। तो यानी कि बहुत सारी तरीके के लिखने के तरीके हैं, चीज़ों को यूज़ करके हम पोइट्री लिख सकते हैं। तो ये जो पोएम है इसमें बेसिकली यूज़ हुए हैं हमारे जो सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाले जो लिटरेरी डिवाइसेस, जैसे कि मेटाफर्स एंड सिमलीज, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटाफर या सिमली होती क्या है, ठीक है। देखो पोइट ने यहाँ पे इस पोएम में यूज़ किए हैं मेटाफर्स और सिमलीज। मेटाफर में क्या है कि एक तरीके का कंपैरिजन होता है, यानी चीज़ों को एक दूसरे के साथ तोल के देखा जाता है। तोल इन द मतलब मेजर नहीं किया जाता है, बस एक दूसरे का कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कंपैरिजन करने, या तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं या हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट जो कंपैरिजन है उसको हम मेटाफर कह सकते हैं, और डायरेक्ट कंपैरिजन में हम लोग सिमली कह सकते हैं। जैसे कि मेटाफर क्या है, अब सिमली क्या है। मेटाफर क्या है, ये फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच यानी कुछ वर्ड्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, जिससे क्या है, टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर बाय सेइंग दैट वन थिंग इज़ द अदर। यानी हम उसको डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि ये वो है। जैसे कि सपोज एक सेंटेंस में बोलूँ कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय, ठीक है। अब मैंने ही यहाँ पे ये बोला है ही इज़ अ ब्रेव बॉय, यानी मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया है कि वो एक बहुत ही
मजबूत या सॉरी ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, तो बहादुर लड़का है, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बोला है कि वो शेर की तरह बहादुर है या वो एक सिपाही की तरह बहादुर है या कुछ भी। मैंने वो उसमें लाइक वर्ड का यूज़ नहीं किया है, मैंने उसको डायरेक्ट ही बोला है ही इज़ अ ब्रेव बॉय। मैंने ये नहीं बोला है ही इज़ ब्रेव लाइक अ लायन, मैंने ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो जहाँ पे वर्ड्स लाइक या एज इस तरीके के कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं मेटाफर। और जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, तो वो हो जाता है सिमली। यानी कि मेटाफर और सिमली दोनों जो हैं दे आर द मीन्स ऑफ कंपैरिजन, एनालॉजी है, ठीक है। ये एनालॉजी है, कंपैरिजन है बिटवीन द टू थिंग्स और द आइडियाज, ठीक है। जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ शी इज़ अ जेम, तो जेम हमें पता है जेम्स जो हैं वो क्या हैं, प्रीशियस थिंग्स हैं, यानी शी इज़ प्रीशियस, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ शी इज़ प्रीशियस लाइक अ डायमंड। अब हमें भी पता है कि डायमंड भी जेम है और वो भी प्रीशियस है। तो अगर मैं दोनों सेंटेंसेस को आपस में एक दूसरे से देखती हूँ तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारा मेटाफर में आएगा और सेकेंड सेंटेंस जो है दैट इज़ सिमली। तो इस तरीके से मेटाफर्स और सिमलीज जो है इस पोएम में यूज़ की गई हैं, ठीक है। अब इस पोएम में कौन कौन से सेंटेंस में मेटाफर है या कौन कौन से सेंटेंस में सिमली है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पोएम हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सीधा लिखा है कि लाइक ड्यू, ठीक है, लाइक ड्यू। तो ड्यू क्या है, फर्स्ट पहले ही उन्होंने बोल दिया है लाइक यानी जैसे, तो ड्यू के जैसे। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे जो फिगर ऑफ ये कंपैरिजन है ये है हमारा सिमली, क्योंकि लाइक से यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो लाइन है लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ सन, ठीक है, एक ये लाइन। सेकंड जो है अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन, तो अवेकन मी विद द फ्लावर्स यानी अवेकन मी लाइक द फ्लावर्स, तो अवेक मुझे किसकी तरह जगाओ, फ्लावर्स की तरह, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं हमारी लाइंस ये क्या है, हमारी सिमलीज हैं। ऐसे ही हमारे पास इस पोएम में मेटाफर्स के एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि हमारी फर्स्ट लाइन ही है उसमें है सॉरी सेकंड लाइन है जिसमें है हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, तो ड्वेल इन इग्नोरेंस जो है ये मेटाफर है। उसके बाद नेक्टर ऑफ नॉलेज यूज़ किया है, वो फ्रेज यूज़ की है, तो वो भी क्या है हमारा मेटाफर है। उसके बाद आ जाएगा इल्स एंड पेन्स, तो यहाँ से भी हमारा मेटाफर निकल जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा स्लीप इंड्यूसिंग टेल्स, तो ये कुछ हैं जो कि हमारे क्या हैं मेटाफर्स जो हैं जो इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो इसी के साथ आपको ये समझ आ गया होगा आपकी मेटाफर और सिमली जो है इनमें क्या फ़र्क होता है। तो बोथ अगर हम और इनमें देखो क्या है, इनमें कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंस भी है और कुछ डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ आर द डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोएट्स एंड राइटर्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर राइटिंग्स, ठीक है। और दूसरा क्या इसमें सिमिलैरिटी है कि ये क्या है, बोथ आर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, बोथ आर द एनालॉजीज, दोनों जो हैं वो किसके लिए यूज़ होती हैं, कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस में इसमें ये है कि मेटाफर जो है उसमें हम चीज़ को डायरेक्टली ही बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के जैसा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शी इज़ अ जेम, मैंने ऐसे नहीं बोला शी इज़ लाइक अ जेम। तो अगर हम दो सेंटेंस लिखते हैं शी इज़ अ जेम एंड शी इज़ लाइक अ जेम, दोनों का मतलब सेम है, दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। शी यानी अ गर्ल फेमिनाइन के लिए, किसके साथ, जेम के साथ, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। तो कंपैरिजन हो रहा है लिविंग थिंग का विद नॉन लिविंग थिंग, बट देयर इज नो यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक। लेकिन सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें क्या कर रहे हैं, लाइक लगा रहे हैं, तो लाइक में हमने उसको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है कंजक्शन के साथ, इसलिए वो मेटाफर की जगह अब क्या हो गया है, सिमली हो गया।
तो मुझे लगता है कि अब इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे जो हमारा ये रोमियो जूलियट का प्ले था, उसमें भी क्या है, उसमें भी एक लाइन है जैसे कि जूलियट इज़ द सन। तो अब यहाँ पे भी जूलियट इज़ अ सन, ये क्या है, रोमियो ने ये लाइन बोली थी जब उसको जब जूलियट अपनी बालकनी में खड़ी होती है और सन की जो लाइट है उसके ऊपर पड़ रही होती है, तब जूलियट ये बात बोलता है कि रोमियो ये बात बोलता है जूलियट के लिए कि वो जो है सन के जैसे। अब यहाँ पे क्या है, वो अब जूलियट जो है वो सन तो नहीं है, बट शी हैज़ द प्रॉपर्टीज और शी हैज़ द एंडोनमेंट्स लाइक दैट ऑफ अ सन। इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्या है, मेटाफर है। तो जब हम डायरेक्ट कर देंगे, हम डायरेक्टली वर्ड को एक चीज़ को दूसरी बना देते हैं, तब वो मेटाफर हो जाता है। हाँ, जब हम उसकी में वर्ड्स यूज़ करते हैं कंजक्शन जैसे लाइक या एज, तो वो बन जाते हैं हमारे सिमलीज। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप को ये समझ आ गया होगा कि मेटाफर और सिमली जो है वो क्या है। दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस, और इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो लिटरेरी वर्क्स में यूज़ किया जाता है, पीस ऑफ राइटिंग्स में यूज़ किया जाता है। और क्यों यूज़ किया जाता है, टू शो द कंपैरिजन, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है। तो इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो हमारा लिटरेरी वर्क होता है या हमारी जो पोएम होती है, स्टोरी होता है, उसको कुछ एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, एडिशनल अडोनेशंस दे देता है, या उसको और ज़्यादा सुंदर और पढ़ने में इंटरेस्टिंग बना देता है। ठीक है, तो हम आज इतना ही करेंगे। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें, और प्रे करें गॉड को कि ये जो हमारी लॉकडाउन है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम अपने इंस्टीट्यूशंस में वापस जा सकें। थैंक यू।